हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दिनेश आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में स्वागत करता हूं। और प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम 20 क्वेश्चंस का एक कलेक्शन लेके आए हैं जो हमेशा रिपीटेड है, जो हर बार आपके आरआरबी के एग्जाम में दिख जाते हैं। वो सारे क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों का कलेक्शन है, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। और मैथमेटिक्स का जो बातें हैं वो मैथमेटिक्स तो हमारे प्लेलिस्ट में है, उनमें जाके देखिए, रेगुलर कंटिन्यू आ रहे हैं वहाँ के वीडियो और हमारा, ठीक है। और जेएसएससी में 20 क्वेश्चन साइंस के हैं, जेएसएससी सीजीएल में जो आपका हम पढ़ा रहे हैं साइंस वहां से बाहर नहीं जाएगा। आप धीरज रख के आप उसको पढ़ें, हर एक वीडियो लें ताकि आपके फ्रूटफुल साबित हो सके। और जेएसएससी सीजीएल झारखंड कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो वैकेंसी आ गया है, 956 पदों पर विज्ञापन कल ही रिलीज हुआ है, उसके लिए आप तैयार रहिए हमारे साइंस के साथ। साइंस हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस मुद्दे को, बात को ध्यान में रखते हुए आप मेरे वीडियो को रेगुलर लें ताकि आपका अच्छा साबित हो सके, आप अच्छा अपने मार्क्स को बूस्टअप कर सके। और बिना साइंस का कहाँ गुंजाइश है ना, हर जगह दिख ही जाता है साइंस, इसलिए इस बात को पढ़िए और समझिए। और आज हमारे जो क्वेश्चंस हैं आप खुद करने की कोशिश करिए, और हर एक क्वेश्चन इसलिए मैंने ऑप्शंस लगा रखा है, आप खुद सोचिए आंसर, फिर तो मैं आंसर बताऊंगा ही। क्लियर है? चलिए आते अपने सीधी काम, है ना, नो बकवास। चलिए, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो हमें जो मेनली पढ़ना है कोई भी पदार्थ का, वो 3 प्रकार होता है। एक होता है ठोस, द्रव और एक होता है गैस, ठीक है। और जो चौथा है वो है प्लाज्मा, और पांचवा बोस कंडेंसेट। उसका आपको ज्यादा चर्चा नहीं, मेनली आपको ये 3 पढ़ना है, ठीक है। एक चौथा क्या हो जाता है? प्लाज्मा जो 20,000 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा, 20,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, जैसे सूर्य और तारा में ना, जैसे सूर्य और तारा में इतना टेम्परेचर, फिर जाके प्लाज्मा का निर्माण होता है। और एक पांचवा है बोस कंडेंसेट ना, ठीक है। तो ये एक बोस थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया है कंडेंसेट। चलिए, तो ये बात है, ये चौथा और पांचवा था, लेकिन हमें जो मेनली पढ़ना है ये ठोस, द्रव, गैस के बारे में। ठोस में क्या होता है, बहुत सारे कण एकदम सामने सामने होते हैं। जैसे एक ईंट का एग्जांपल लीजिए, ईंट क्या है, एक ठोस है, सॉलिड है, और उस पर जब हाथ मारिएगा तो टूटेगा आसानी से नहीं, यानी जो उसके कण हैं वो बहुत ही सन्निकट हैं, सामने सामने हैं, यानी आकर्षण बल अधिक है, आकर्षण बल अधिक है। तो आकर्षण बल अधिक है। और देखिए द्रव में जो होता है वो कण दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो हमने पानी में जो है हाथ को आराम से डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। और गैस में तो पूरा विरल होता है, देखिए इधर उधर हाथ फैला रहे, गैस में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां जो कण हैं वो दूर दूर पे हैं और हमें नो इफेक्ट, कोई विरोध नहीं करता। लेकिन आपका सॉलिड जो है उसका विरोध करता है। जैसे ईंट का एग्जाम्पल लिए तो ये किसका हो गया, ठोस, जो स्थिति, आकार और आयतन नहीं बदलता है, वो क्या हो गया, ठोस। द्रव होता है जो ये आयतन चेंज कर लेता है, कभी पानी को ग्लास में रख लिए तो उसका आयतन ले लेगा, दूसरे कंटेनर में रखिए उसका ले लेगा शेप, तो शेप भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। और गैस भी वैसा ही है, तो इस बात को समझे होंगे। तो यहां बोल रहा है किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, आकर्षण बल अधिकतम होता है, जो उसके कण है एकदम सन्निकट होते हैं। तो ये किसका आंसर हो जाएगा, आपका ठोस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, निम्न में से विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, बहुत जल्दी फैलता है। खाना बन रहा हो बगल में तो गर्मा गर्म खाना का स्वाद यहां से कितने दूर हो जल जाते हैं, क्योंकि विसरण अधिक होता है। तो विसरण कहां, किस में अधिक होगा, ठोस में, गैस में, द्रव में। तो जल्दी से किस में विसरित होगा, तो आपका किस में हो जाएगा, गैसों में, क्योंकि ठोस में तो हो नहीं सकता उतना, है ना, द्रव नहीं। अभी तो जस्ट मैंने बताया प्लाज्मा तो 20,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक, इसका तो एग्जिस्टेंस नहीं है हमारे पृथ्वी पे। तो ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, निम्न में से एक शुद्ध पदार्थ है, कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है? देखिए यहां है,
चीनी का घोल, मीथेन, वायु और दूध। तो इसमें सोचने की बात है, जो मीथेन है जिसको आप मार्स गैस भी कहते हैं, मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस, ये कहां से निकलता है? जमीन जो होता है पृथ्वी के निचले तल जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, वहां से क्या उसी के साथ ये गैस का उत्सर्जन होता है। और कहां निकलता है? एक तो प्राकृतिक गैसों के साथ इसका उत्पन्न होता है, प्राकृतिक गैसों के साथ, यानी जो भी है पेट्रोलियम गैस उसके साथ। और कहां निकलता है? दलदली भूमि पे, दलदली भूमि से भी इस गैस का उत्सर्जन होता है, भूमि से गैस का उत्सर्जन। ठीक है, तो मार्स गैस कहां से निकलता है? पहला तो ये मार्स गैस को ही मीथेन गैस कहते हैं, जो एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, और क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस, और दलदली भूमि से निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है निम्न में से कौन एक मिश्र धातु का एक उदाहरण है? तो मिश्र धातु का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? आपका ठोस विलयन। ठीक है, ठोस विलयन क्या हो जाएगा? एक मिश्र धातु का उदाहरण है। ठीक है, आप लोग तो कोलाइड विलयन किसको कहते हैं? बिल्कुल। निम्नलिखित में कौन सा विसमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है? ये पूछा गया है आपसे। तो इसमें क्या हो जाएगा? विसमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल आपका दूध हो जाएगा। ठीक है, और भी अगर पूछा जाए तो आपका इसी में देखने में लगता नहीं है लेकिन होता है शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम हो गया, जेल हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? विसमांगी मिश्रण का, याद रखिएगा। ठीक है, और भी अगर विसमांगी की बात किया जाए तो आपका हो जाएगा बालू प्लस नमक को मिलाइए, तो ये कभी नहीं पूरा तरह से मिल पाएगा। ये सारे एग्जाम्पल विसमांगी मिश्रण के हैं। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बोला हवा है, हवा क्या है? हवा क्या है ये पूछा गया है। शुद्ध मिश्रण है, केवल मिश्रणों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, या तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है? तो हवा क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वायु होगा, इसमें बहुत सारे तत्व और यौगिकों का मिश्रण हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला गया द्रव्यमान और वेग के गुणनफल क्या कहलाता है? तो संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग, द्रव्यमान यानी द्रव्यमान को मास से दिखाते हैं और वेग को भी से दिखाते हैं। ठीक है, और संवेग को पी से दिखाते हैं, इसको मोमेंटम कहते हैं और इसे इंडिकेट पी से करते हैं। ठीक है, तो P इक्वल टू एम भी। ठीक है, तो संवेग बराबर होता है। अब इसका एसआई मात्रक की हम चर्चा कर लें। एसआई मात्रक क्या होगा? तो आपका जो मास है उसका क्या हो जाएगा? केजी, और वेग का हो जाता है मीटर पर सेकेंड। ये इसका एसआई मात्रक है, कभी एग्जाम में पूछ दे और बनता है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम इसका डायमेंशन की बात करें, बीमा, हिंदी में बीमा कहते हैं, तो बीमा जो डायमेंशन है इसका वो हो जाएगा, केजी को एम से दिखाते हैं और मीटर को एल से दिखाते हैं और टी के पावर -1। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? बीमा हो गया। ये बात को आप जानिएगा। क्या होता है संवेग? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो यहां देखिएगा बोला गया है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल क्या कहलाता है? तो संवेग कहलाता है। ये आपको जानना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है। अच्छा, क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स। 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकेंड के नियत वेग से गतिमान है, तो वस्तु के संवेग की गणना करें, यानी मोमेंटम आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे? पहले गिवन लिखिए क्या दिया हुआ है मेरे पास। तो हमें देख रहा है कि 50 किलोग्राम है ना, 50 किलोग्राम है, यानी आपका मास दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है? 50 केजी आपका है, और वेग दे दिया गया 6 मीटर प्रति सेकेंड, भी दे दिया गया है 6 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है वस्तु का गतिमान, संवेग, मोमेंटम निकालना है। तो क्या निकालेंगे इसको? P इक्वल टू वाट। मोमेंटम को किससे दिखाते हैं? P से दिखाते हैं। ठीक है, तो संवेग बराबर हम फॉर्मूला लिखेंगे अब, P इक्वल टू
mv, और m कितना दिया हुआ है 50, गुने वेग कितना दिया हुआ है 6, देखिए 5 6 के 30 यानी 50 हो गया 300 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये आपका क्या हो गया 1 सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड ही मोमेंटम निकाला गया है, और ये केजी वाला भी गुना होगा, इसका मीटर, इसका केजी हो जाएगा और इसका मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, जो अभी ऐसा ही मात्रक बताए थे, ठीक है। तो वही होगा इसका मोमेंटम, और ये आपका राइट आंसर हो गया। क्योंकि कभी कभी हमें ऑप्शन में एसआई मात्रक में फंसाता है, इसीलिए आप वहीं सोचिए, कोशिश करिएगा लिखने का, ताकि ऑप्शन देख के कंफ्यूज ना हो। तो क्या हो जाएगा 300 केजी मीटर पर सेकेंड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ आ रहा होगा, और ध्यान से आप लोग समझिए। और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे कलेक्शन हैं जो आपके जेएसएससी के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे देखिए पूछा गया, सारे प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो संवेग बराबर क्या लिखे थे अभी, संवेग बराबर P इक्वल टू mv, यानी द्रव्यमान गुने वेग, तो द्रव्यमान गुने वेग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 9 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है वेग को दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो संवेग 4 गुना होगा, पहला ऑप्शन 3 गुना होगा, और गतिज ऊर्जा 4 गुना। फिर बोला संवेग 4 गुना होगा, गतिज ऊर्जा 3 गुना होगा, ठीक है। हम लोग जो बात बोला है यानी संवेग और गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या जानते हैं, संवेग बराबर P इक्वल टू mv जानते हैं, और हम लोग गतिज ऊर्जा की बात कर ले काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv² होता है। तो हमें क्या कर रहा है, वेग को दुगुना कर रहा है, यानी जो वेग था भी वो क्या कर रहा है 2v कर दे रहा है, ठीक है। क्या कर दे रहा है, v को 2v कर दे रहा है। तो क्या होगा यहां जब 2v पुट करेंगे, m इंटू v के जगह पे क्या हो गया 2v पुट करेंगे, तो यहां 2v, ठीक है, ये गुना में है, तो क्या हो जाएगा ये 2 बाहर आ जाएगा mv, और ये mv बराबर हम कुछ लिख सकते हैं, तो p बराबर 2p डैश लिख लीजिए, यानी कितना गुना हो जा रहा है 2 गुना, यानी संवेग कितना हो रहा है, संवेग जो है आपका 2 गुना हो रहा है, 2 गुना, ठीक है, संवेग 2 गुना। अब हम अगर इसमें बात करें तो यहां दिख ही रहा है v² हो जाएगा, तो 1/2 m, और v² क्या हो जाएगा 2v का ना, 2v का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 m, और v का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और v², ठीक है। अब ये 4 बाहर आ जाएगा, 4 1/2 mv²। अब ये 1/2 mv² बराबर क्या होता है, के इक्वल टू होता है, ठीक है। तो के इधर देखिए, यहां देखिए के बराबर क्या हो गया, के बराबर 4, और ये इतने बराबर क्या लिख सकते हो 1/2 mv² बराबर के लिख सकते हैं, तो के ई डैश लिख लीजिए। तो कितना हो गया यहां 4 गुना हो गया। तो आपसे पूछा गया कि संवेग कितना गुना 2 गुना, और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कितना हो गया 4 गुना, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 3 नंबर। संवेग बोल रहा है 2 गुना हो गया, और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ गया। और जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे हम लोग, संवेग में कोई स्क्वायर है ही नहीं, तो जितना गुना बोलेगा 3 गुना, तो 3 गुना हो जाएगा संवेग भी, ठीक है। वेग को अगर 3 गुना बोलेगा तो संवेग भी हो जाएगा 3 गुना। लेकिन अगर गतिज ऊर्जा की बात करें तो वेग में स्क्वायर लगा हुआ है, इस बात को देखिए 1/2 mv², जब स्क्वायर है तो अगर स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 होता है, तो उसका 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 पर दे, अगर गतिज यहां जो वेग को क्या कर देगा 4 गुना कर देगा, तो संवेग भी 4 गुना हो जाएगा, लेकिन गतिज ऊर्जा 4 का स्क्वायर 16 गुना हो जाएगा। बात को समझे होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया कि एक टकराव होता है, एक टकराव में हमेशा बचत की जाती है, तो जो है संवेग संरक्षण का सिद्धांत ही कहता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है कि कोई भी वस्तु अगर टकरा, एक इधर से मान लेते गाड़ी जा रहा है और एक इधर से गाड़ी आ रहा है, और जब दोनों टक्कर होगा तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहा गया है, टक्कर के पहले का
इक्वल टू हो जाएगा टक्कर के बाद का कुल योग, ठीक है। यानी टक्कर का पहले का योग जितना होगा टक्कर के बाद जितना होगा वो दोनों बराबर होते हैं। टक्कर के बाद का क्या संवेग, यानी संवेग यहां जो होगा संवेग का योग, और यहां भी टक्कर से पहले का संवेग का ना संवेग का योग। यानी क्या होता है दोनों कंडीशन में जो है संवेग जो है संरक्षित रहता है, जितना पहले था उतना ही बाद में होता है। तो ये सिद्धांत किसका है, संवेग संरक्षण सिद्धांत था। टक्कर के पहले का योग बराबर टक्कर के बाद का कुल योग, दोनों बराबर होते हैं। तो इसका किसका सिद्धांत था, हमेशा क्या बचत होगा, तो संवेग होगा, क्योंकि संवेग संरक्षित रहता है। तो संवेग संरक्षण रहता है, इसलिए संरक्षण की बात कर रहा है, संरक्षण मतलब बचत। तो बोल रहा है टक्कर में क्या बचत होगी, तो संवेग होगा। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रहा है 50 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा। यानी संवेग पूछा गया है, तो इसमें भी गिवन लिखिए। 20 मीटर प्रति सेकेंड यानी वेग दे दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड, और मास भी दे दिया गया है 50 केजी, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है इसमें संवेग। संवेग को P से दिखाते हैं, P इक्वल टू व्हाट, तो क्या निकालेंगे, P इक्वल टू फॉर्मूला बैठाइए, P इक्वल टू एम भी, m हो जाएगा आपका 50 गुने v हो जाएगा 20, ठीक है। 50 20 से हो जाएगा 1000 और क्या है संवेग है, तो क्या हो जाता है इसका ऐसा है मतलब केजी मीटर पर सेकेंड, और ये इसका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है राइट आंसर। तो ऐसे ही आपका आंसर निकालना था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र से गहरा संबंध दिखाता है। तो यह दिखाता है आपका किससे संबंधित है, आपका हो जाएगा एंड्रोलॉजी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा एंड्रोलॉजी, आप समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बोला है हिमेटोलॉजी किससे संबंधित है। तो हिमेटोलॉजी का मतलब होता है ब्लड ना, तो किससे संबंधित है, रक्त के अध्ययन से संबंधित है। हिमेटोलॉजी रक्त से संबंधित है ना। और इसमें जब हड्डियों का अध्ययन क्या हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों संबंधी अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट। बोला है जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन और मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो बोल रहा है जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव को, मृदा में जो प्रभावित होते हैं उसमें अगर अध्ययन करना हो तो मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एडाफोलॉजी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, एडाफोलॉजी। ये क्वेश्चन वो है जो आपको कंफ्यूजन में डालता है, इसीलिए मैंने इसको लेकर आया है। इसमें कृत्रिम एग्रोबायोलॉजी में कृत्रिम जो पेड़ पौधे उगाए जाते हैं उसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है। क्या बोल रहा है, फिर से समझिए। बोल रहा है विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है। पृथ्वी से परे मतलब पृथ्वी से बाहर, और बाहर मतलब एक्सो ना, एक्सोस्फीयर। तो क्या हो जाएगा, एक्सोबायोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। समझ गए, यहां पकड़ने की बात था। पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना, तो पृथ्वी से परे मौजूद कहां, एक्सोस्फीयर तरफ, यानी बाहरी आवरण की बात कर रहा, नहीं एक्सोबायोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे एंटोमोलॉजी, जहां कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, कीट पतंगों का अध्ययन, ठीक है। अब आगते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहा है डैश
तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर और वनमानुष आदि के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो जहां तत्वों और मानव जैसी प्रजाति बहुत सारे हैं, ठीक है, मानव भी जाना जाता है, एक प्रजाति है उसी का, ठीक है, जंतु से ही हम लोग बने हैं। तो वैसे ही हम लोग का बोला गया कि बंदर जो हमारे जैसे दिखते हैं और हैं, उसे बंदर, वनमानुष आदि का व्यवहार का अगर अध्ययन किया जाए तो इसे प्राइमेटोलॉजी में कहते हैं, क्योंकि प्राइमरी मेरा वही है, तो प्राइमेटोलॉजी से, ठीक है, सबका अध्ययन कहां किया जाता है? प्राइमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरोलॉजी और सोरोलॉजी जो होता है, ये सोरोलॉजी उसके अध्ययन किए जाते हैं, जैसे कीट पतंग में कौन हो गया? छिपकली, इसमें आंसर हो जाएगा छिपकली। और सांप का अध्ययन की अगर बात करें तो इसका हो जाता है सर्पेंटोलॉजी, ऑफियोलॉजी, और कभी कभी सर्पेंटोलॉजी भी देता है, ठीक है, दोनों आंसर सही है, ऑफियोलॉजी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, आप इसको याद रखिएगा, सोरोलॉजी बार बार पूछता है, इसका आंसर हो जाएगा छिपकली। नेक्स्ट है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन पूछा गया है और ऑप्शन में बहुत गजब का फंसाया है आपको। देखिए बर्डोलॉजी भी दिया गया है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है? पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी भी बोले कीट पतंग का अध्ययन, ठीक है। हार्पेटोलॉजी जो है उभयचर जानवरों का किया जाता है, एम्फीबियन एनिमल्स का, उभयचर, उभयचर, ठीक है, उभयचर यानी एम्फीबियंस एनिमल्स जो दोनों जगह रहते हैं, लैंड और वाटर दोनों जगह पे, उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, हार्पेटोलॉजी में। चलिए नेक्स्ट वो समझ गए, ऑर्निथोलॉजी, इसमें पक्षियों का अध्ययन पूछा जाएगा, तो क्या आंसर मारिएगा? ऑर्निथोलॉजी। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे। ये मेरा आज स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे और खुद ब खुद आंसर करने की कोशिश कर रहे होंगे। प्राचीन काल के जानवरों और पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? प्राचीन काल के जानवरों या पौधों या अन्य जीवों के संरक्षित अगर बोला जाए तो एक तरह का जीवाश्म हो गया ना, तो इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा? तो पैलिएंटोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज हमारा यही खत्म होगा, क्योंकि हमने जितना था सारा 20 क्वेश्चंस था जो रिपीटेड बार बार आते थे, वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले सारे अपने दोस्तों यारों को शेयर करें और जेएसएससी वाले सुन लें, आराम से सारे वीडियो को एक एक करके देखें, आपके बहुत फायदेमंद, क्योंकि 20 क्वेश्चंस हैं और 20 क्वेश्चंस का केवल विज्ञान से है। इस बात को ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों को शेयर करें और रेगुलर क्लासेस लें ताकि आपका पूरी अच्छे से क्वेश्चंस को कर सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।